नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर से भरा हुआ है और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस के लिए, जो कि हैं तीर्थन वैली, जीभी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिन्हें घूमने के बाद आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। और इन सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि आप इन स्थानों तक कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह की फूड फैसिलिटीज, होटल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपको इन सभी स्थानों को घूमने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हिमाचल प्रदेश की इन ऑफबीट प्लेसेस को। तीर्थन वैली और जीभी हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, लेकिन इसके बारे में बेहद कम लोगों को पता है। ये एक ऑफबीट प्लेस है जो कि मनाली से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है और कुल्लू से इसका डिस्टेंस केवल 60-65 किलोमीटर ही रह जाता है। तीर्थन जीभी जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है चंडीगढ़ में। आप कहीं पर भी रहते हो, सबसे पहले पहुंच जाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, तो अगर आप बाय फ्लाइट भी चंडीगढ़ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चंडीगढ़ से जीभी का डिस्टेंस है लगभग 220 किलोमीटर्स का, जिसे हमें बाय रोड ही पार करना होता है। जीभी पहुंचने के लिए या तो आप HRTC बसेस की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इस रूट पर कई सारी बसेस चलती हैं जिनसे कि बहुत आसानी से जीभी पहुंचा जा सकता है। या फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जर्नी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो फाइनली अब हम जीभी में पहुंच चुके हैं और यहाँ रात हो चुकी है और मैं आपको अपना होटल रूम दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। ये होटल रूम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है और ये रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। थोड़ा सा मैं आपको टॉयलेट एरिया भी दिखाना चाहूँगा इस रूम का। ये टॉयलेट एरिया भी काफ़ी बड़ा है। ये तो बाथरूम एरिया हो गया इसका और ये है टॉयलेट एरिया जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। तीर्थन वैली, जीभी और कई सारे गांव जो बीच में पड़ते हैं, यहाँ पर कई सारे होम स्टेज हैं जहाँ पर आप कम बजट के साथ आसानी से रुक सकते हैं। आपको 800 से 1000 रुपये, 1200 रुपये में रूम यहाँ इजीली मिल जाता है। कई जगह डोरमेट्रीज भी हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। कुल मिला के स्टे फैसिलिटी आपको मोस्टली जो यहाँ मिलेगी वो एक तरह का होम स्टे होगा, तो जहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं। और साथ ही अगर फूड फैसिलिटी की बात करें तो आपको जगह जगह पर ढाबे नज़र आएंगे, खास कर कि जब आप जालोरी पास से जीभी के लिए आएंगे या फिर जीभी से आप जाएंगे गुसैनी विलेज के लिए, तो बीच में आपको कई सारे ढाबे और रेस्टोरेंट टाइप के भी नज़र आएंगे जहां पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और ख़ास कर कि जो ढाबों का फूड है वो बहुत ही डिलीशियस है और आपको वाजिब रेट में लगभग 100 रुपये के आसपास की थाली में उपलब्ध हो जाता है, जिसमें कि आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो जीभी में सबसे पहला स्थान जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जीभी वाटरफॉल, जिसका जीभी सेंटर से डिस्टेंस लगभग 800 मीटर का। वाटरफॉल जाने के लिए इस तरह का एक गेट आता है बीच में और इस गेट को क्रॉस करते हुए हमें अंदर की ओर जाना होता है। जीभी वाटरफॉल जाते वक्त जो ट्रैक है वो काफ़ी खूबसूरत है। कुछ छोटे छोटे ब्रिजेस आते हैं यहाँ पर और इस तरह की ट्रैकिंग करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। जब आप जीभी वाटरफॉल आएंगे तो ये नज़ारा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब इस खूबसूरत रास्ते से ट्रैक करते हुए हम पहुंच चुके हैं जीभी वाटरफॉल के काफ़ी करीब और ये वाटरफॉल दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नेचुरल शावर हो।
जीबी वाटरफॉल कपल्स के लिए, बैचलर्स के लिए और फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है। तो अच्छे पिक्चर्स भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ की सराउंडिंग भी आप देखेंगे तो टोटली ग्रीनिश है, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव होगा। वाटरफॉल के थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखें तो एक रेनबो नज़र आ रहा है, ये है रेनबो, ये है। जीबी वाटरफॉल के पास कुछ इस तरह के कैंप्स भी बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं। जीबी में एक बहुत खूबसूरत स्थान है जिसे अब हम देखने आ चुके हैं। इसका नाम है कूल्ही कतांदी। इसे मिनी थाईलैंड कहा जाता है। इसके अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये जीबी सेंटर से पास में ही है, लेकिन जब आप गूगल मैप का यूज़ करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो मे भी शायद ये जगह आपको ना मिले, लेकिन आप लोकल से जब पूछेंगे तो आपको ये जगह मिल जाती है। तो थोड़ा सा इसके लिए नीचे की ओर ट्रैक करते हुए जाना होता है। ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, लेकिन नीचे चलते हैं और फिर वहाँ से नज़ारा देखेंगे मिनी थाईलैंड का। मिनी थाईलैंड तक जाने के लिए जब आप नीचे उतरेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा बहुत सारे रास्ते हैं कहाँ जाना चाहिए। तो ये इस तरह की कुछ शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, अभी खुली तो नहीं है लेकिन इस तरह की शॉप्स हैं। शॉप से एक पतला रास्ता जाता है जिससे आपको आगे बढ़ते हुए चलना होता है। तो अभी हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो कि मिनी थाईलैंड घूमने आए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ऑफ बीट है, बहुत कम लोग आते हैं जी। नीचे उतरना थोड़ा डिफिकल्ट है तो काफ़ी कम ही लोग आते हैं। ओके। बट वहाँ पे बैठ के जो शांति है, वाइब्स है, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। बढ़िया है। हाँ। मतलब अच्छा लगा एक्सपीरियंस? हाँ, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मिनी थाईलैंड तक पहुंचने के लिए जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा, जिसमें कि एक वाटर फ्लो है जो कि आपको नज़र आएगा। यहाँ पर भी आप बैठकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब इस काफ़ी खूबसूरत ट्रैक को करते हुए हम पहुंच चुके हैं मिनी थाईलैंड के मेन स्पॉट पर। यहाँ एक्चुअल में बाहर से देखेंगे तो आपको नॉर्मल से ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर आते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि मिनी थाईलैंड दिखता कैसा है। थाईलैंड में एक्चुअल में इस तरह के रॉक शेप्स आपको काफ़ी मिलेंगे और आप यहाँ आएंगे तो इस तरह का व्यू आपको नज़र आएगा जो कि प्योर थाईलैंड व्यू है। थाईलैंड में जब आप जाते हैं तो इसी तरह के दो बड़े रॉक्स और उसके बीच में से पानी बहता हुआ आपको नज़र आता है। तो इसी वजह से इस स्थान का नाम मिनी थाईलैंड दिया गया है, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े रॉक्स हैं जिनके बीच में से इस तरह का व्यू नज़र आता है, लेकिन यहाँ थोड़े छोटे हैं, लेकिन जो व्यू है वो थाईलैंड वाला ही इस जगह मिलता है। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। मैं थोड़ा और दिखाना चाहूँगा आपको इसको क्लोज़अप में। तो अब मैं मिनी थाईलैंड के मेन व्यू पॉइंट पर खड़ा हूँ और ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है क्योंकि पानी काफ़ी साफ़ है। जैसा कि थाईलैंड में आप देखते हैं इस तरह का पानी बिल्कुल साफ़ रहता है, उसी तरह का साफ़ पानी है। और ये जगह कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता और कपल्स यहाँ बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, फ़ोटोजेनिक भी है, क्योंकि आप इससे थोड़ा सा पीछे होकर जब फ़ोटोज़ लेते हैं तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी आप क्लिक कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि आप थाईलैंड में आ चुके हैं। मिनी थाईलैंड के थोड़ा सा दूसरी साइड में इस तरह का एक पेड़ रखा हुआ है जिस पर आप बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दूर से आप देखेंगे तो वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा और दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छा वाटर फ्लो है जो कि मिनी थाईलैंड से भी नज़र आता है। और ये एक अच्छा मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर आप यहाँ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं तो बैठकर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। मिनी थाईलैंड में हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्हें मिनी थाईलैंड का एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैम आप बताना चाहेंगे कुछ, कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। ऑल वाज गुड। और पिक्चर व्यू तो अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू। हाँ। पिक्चर्स भी हमने बहुत सारी ली हैं। अच्छा। और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट।
बहुत अच्छा है सर आपका भी इस जगह को आपको पता ही होगा, इसे मिनी थाईलैंड कहते हैं ना। और इस एरिया को देख के और यहाँ पे थोड़ा फील आता है ना। थाईलैंड अगर आप गए हो, अगर नहीं है गए तो एक होता है मिनी बजटेड में आपको थाईलैंड घूमना, यहाँ पे आप आ सकते हो, है ना। यहाँ पे बाकी व्यू बहुत अच्छा है, पानी बहुत ठंडा है, टेम्परेचर भी, क्योंकि सर्दियों का टाइम भी आ रहा है तो टेम्परेचर ठंडा है। व्यू काफ़ी अच्छा है, उस तरफ भी आप जाएंगे, कपल्स के लिए अच्छा है, अगर आप कोई शांति वाली जगह ढूंढ रहे हो, जैसे होता है पीसफुली है, क्योंकि आप मनाली कुल्लू जाते रहते हो, बट ये कुछ ऐसी है, ज़्यादा सुना भी नहीं। तीर्थन वैली एक ऐसी वैली है, आप लोग आ जा सकते हो। शांति अगर आपने बितानी है 2-3 दिनों के लिए, एक वीकेंड, अगर अच्छा वीकेंड आप प्लान कर रहे हो, यू कैन कम टू जीबी, शांति वाली जगह, या पीसफुली। थैंक यू। तो अब मिनी थाईलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं जालोरी पास के लिए, जिसका डिस्टेंस जीबी से लगभग 12 किलोमीटर्स का है, यानी कि 12 किलोमीटर का रास्ता पार करके हमें जालोरी पास जाना होता है। इस रास्ते के बीच में कुछ गांव भी पड़ते हैं, जहां पर कुछ कैफेज और होटल्स बने हुए हैं, जहां अगर आप चाहें तो कुछ देर रुककर वैली के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और अब एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जीबी की हाइट समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की है, और जब हम जालोरी पास पहुँचते हैं तो जालोरी पास की हाइट है लगभग 10,000 फीट की, और दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का। तो जब हम जीबी से जालोरी पास तक पहुंचते हैं तो हम जीबी की लगभग डबल हाइट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जीबी तो सिर्फ 5000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन जालोरी पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो जब हम जीबी से जालोरी पास के लिए जाते हैं तो रास्ता काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला हमें देखने मिलता है, और इस रास्ते पर ड्राइव करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस रास्ते पर ड्राइव कर सकता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है और खड़ी चढ़ाई वाला है। तो अब इस एडवेंचरस रास्ते को पार करके हम पहुंच चुके हैं जालोरी पास, और मैं यहां से आपको एक व्यू दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको माउंटेन रेंज नज़र आएगी, और दूर वाले पहाड़ देखेंगे तो वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। यहाँ से मतलब ये इतनी ऊंचाई पर जगह है कि यहाँ से हम देखें तो एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे के बाद बहुत सारे पहाड़ एक साथ हम देख सकते हैं। हालांकि अभी मैं आपको थोड़ा सा इस जगह का टूर देना चाहूँगा। ये जालोरी पास का बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक मंदिर है काली माँ का। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको मंदिर में भी दर्शन करेंगे, और इस जगह की हाइट बताना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इस जगह की हाइट एक्चुअल में है कितनी। ये तो है काली माँ का मंदिर, जहाँ पर अभी हम दर्शन करने वाले हैं, लेकिन दर्शन करने से पहले मैं आपको इस जगह की हाइट बताना चाहूँगा। काफ़ी ऊंचाई पर है ये जगह, जो कि इसकी अगर हाइट अगर फीट में बोलें तो 10,280 फीट की ऊंचाई पर है, और अगर मीटर में बोलें तो 3,132 मीटर्स की ऊंचाई पर ये जगह है। और ये है काली माँ का मंदिर, जहाँ पर अब हम दर्शन करने वाले हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और स्थानीय लोगों की मंदिर में काफ़ी मान्यता है। काली माता मंदिर के पास ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। जालोरी पास से 2 स्थान हैं जहाँ तक ट्रैकिंग करके पहुँचा जा सकता है। पहला तो है सेलोरसर लेक, जो कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना होता है, और ये 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है। और उसके बाद एक तालाब आता है जिसकी स्थानीय लोगों में काफ़ी मान्यता है, और वहाँ पे एक पक्षी भी पाया जाता है जो कि पानी में अगर कोई तिनका भी गिरता है या कुछ लकड़ी गिरती है या पत्ता गिरता है तो आप उठा के साइड में रख देता है, और एक तरह से वो तालाब पूरा साफ़ रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। वहाँ पर एक बूढ़ी नागिन मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जगह यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, रास्ता गाड़ी लायक नहीं है। और अगर इस डायरेक्शन में देखें, दूसरी वाली डायरेक्शन में, तो आता है रघुपुर गढ़, यानी कि रघुपुर फोर्ट आता है। लेकिन वो फोर्ट बचा नहीं है, फोर्ट एक तरह से खंडर हो चुका है, सिर्फ पत्थर वगैरह ऐसे नज़र आएंगे। वो एक तरह का व्यू पॉइंट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ के लिए। तो ये दोनों जगह आप जा सकते हैं, लेकिन दोनों स्थान के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं चाहता। तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए करना चाहते हैं या ट्रैकिंग आपको पसंद है तो आप जा सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक 360 पॉइंट है यहाँ पर, जो कि 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि आधा किलोमीटर है, वहाँ जाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं 360
360 व्यू पॉइंट के लिए। और इसका रास्ता काली माता मंदिर से थोड़ा सा आगे आते हैं, इस तरह से पगडंडी वाला रास्ता जिससे हमें ऊपर की ओर जाना होता है। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ट्रैक होते हुए, ये जा रहा है सेलोरसर लेक के लिए। 360 पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कच्चा है और खड़ी चढ़ाई वाला है, क्योंकि हमें माउंटेन पे चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। आप वहाँ पीछे पेड़ देख रहे होंगे, उन पेड़ के पीछे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से 360 व्यू आप ले सकते हैं। मतलब इधर के पहाड़ भी दिखेंगे आपको, इधर के पहाड़ भी दिखेंगे, मतलब पूरा का पूरा 360 व्यू आप कवर कर सकते हैं। तो हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर आपको वहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। तो अब मैं आपको ओवरव्यू के लिए दिखाना चाहूँगा कि जालोरी पास से रास्ते किस तरह से जाते हैं। ये जो मेन रास्ता आप देख रहे हैं, ये तो जालोरी पास से आने का है, यानी कि अगर आप जीबी से जालोरी पास आना चाहते हो तो इस रास्ते से आएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये शिमला भी जाता है, ये वाला रास्ता। और जो सामने रास्ता जा रहा है वो जाता है रघुपुर गढ़ के लिए। और ये जो पीछे वाला रास्ता है, यहाँ पर थोड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन वहाँ पीछे ट्रैक करने वाला रास्ता है, इसी रास्ते से जाते हैं सेलोरसर लेक के लिए। और बूढ़ी नागिन मंदिर भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं गोशैनी विलेज के लिए, जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट माना जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि गोशैनी विलेज पहुँचने के लिए हमें वापस से जीभी पहुँचना पड़ता है। जैसे कि हम जीभी से जालोरी पास के लिए गए थे, तो अब जालोरी पास से वापस से हमें रिटर्न जीभी आना पड़ेगा। और फिर जीभी से एक रास्ता जाता है जो कि गोशैनी विलेज के लिए है। तो अब हम वापस से जीभी में पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं गोशैनी विलेज के लिए। लेकिन जीभी का एक खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने आया है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जीभी एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन ये जिस लोकेशन पर बसा हुआ है वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अब हम आ चुके हैं गौसानी विलेज, जो कि एक छोटा सा गांव है। यहाँ कुछ घर बने हुए हैं। गांव तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से दिखने वाला जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। अभी जिस नदी के किनारे हम खड़े हुए हैं, ये नदी है फलाचन रिवर। जो तीर्थन वैली का नाम रखा गया है वो तो तीर्थन रिवर के नाम पे रखा गया है, जिसे अभी हम देखेंगे। लेकिन ये जो फलाचन रिवर है, ये एक अलग रिवर है जो कि गौसानी गांव से के साइड से होते हुए गुजरती है। गौसानी गांव एक तरह से इसके किनारे पर ही बसा हुआ है। और अभी एक वुडन ब्रिज पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ का मैं सीन आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये जगह पूरी वैली से भरी हुई है। और जब दिसंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको बर्फ़ नज़र आती है। ये जो ग्रीन वाले पहाड़ हैं ये बिल्कुल वाइट कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी काफ़ी होती है। गौसानी एक बहुत ही शांत और ख़ूबसूरत जगह है। अगर आप अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी से, अपने बिज़ी शेड्यूल से तंग आ चुके हैं, तो ये जगह आपको टोटली रिलैक्स कर सकती है। क्योंकि नदी किनारे बैठकर जब आप इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करेंगे तो आपका टोटल स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और गौसानी सिर्फ इसीलिए नहीं आएंगे आप, यहाँ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप रिवर क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ आप अगर चाहें तो फ़िशिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राउट नाम की मछली पाई जाती है, जिसकी ट्राउट फिशिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप माउंटेन्स में चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो है ही सही, जहाँ पर आप जाके कैंपिंग कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पानी के पास बैठेंगे तो सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी, नेचर की आपको आवाज़ आएगी, जिससे कि आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा। मतलब ये बहुत प्यारी जगह है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप परेशान हैं, बहुत रोज़ के जो काम हैं अगर उससे थक चुके हैं, तो यहाँ आकर रिलैक्सेशन करने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तीर्थन वैली में अब हम जा रहे हैं एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट के लिए, जो कि है चॉय वाटरफॉल। और इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो गौसानी से ये 4 किलोमीटर दूर है। और अगर बंजार से देखें तो बंजार से ये 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ बोर्ड्स पर लिखा हुआ है, माइलस्टोन है एक, और यहाँ एक कैफ़े भी बना हुआ है
चॉय वाटरफॉल कैफ़े। अगर आप यहाँ चाहें तो कुछ फूड ट्राई कर सकते हैं। और जो चॉय वाटरफॉल का रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है। एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का, थोड़ा सा दूर है हमसे। यहाँ से सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। लगभग आधा घंटे का इसका ट्रैक होता है। वैसे अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, यहाँ पे लोगों ने बोला कि आधा घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्चुअल चलते हैं और ऊपर से आपको एक्चुअली बताएंगे कि कितना लंबा रास्ता है, कितना टाइम लगता है ऊपर ट्रैक करने के लिए। वाटरफॉल के लिए जो रास्ता जाता है वो इस तरह से घरों के साइड से होकर जाता है। एक छोटा सा गांव टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर। और जो रास्ता है शुरुआत इसकी सीढ़ियों से होती है। कुछ स्टेप्स हमें चढ़ के ऊपर जाना है, फिर आगे जाके थोड़ा कच्चा रास्ता है, उसे ट्रैक करते हुए ऊपर जाना होता है। चॉय वाटरफॉल पर ट्रैक करते करते बीच में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है तीर्थन वैली का। इसका नाम तीर्थन वैली तीर्थन नदी के नाम पर है। जो नदी आप नीचे देख पा रहे हैं ये है तीर्थन रिवर, और इस घाटी का नाम तीर्थन घाटी इसी नदी के नाम पर दिया गया है। और तीर्थन वैली में आप देखेंगे तो आपको जगह जगह पर छोटे छोटे इस तरह के गांव नजर आएंगे। जैसे कि आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं एक छोटा सा गांव है, और जो दूर गांव आप देख पा रहे हैं वो है गुसैनी, जो कि हमने देखा। और इस तरह के छोटे छोटे गांव पूरी की पूरी वैली में जगह जगह पर बने हुए हैं। चॉय वाटरफॉल के ट्रैक के बीच में कुछ घर भी आते हैं, कुछ गांव के लोग यहाँ भी रहते हैं। चॉय वाटरफॉल जाने का जो ट्रैक है उसमें पहले तो ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर नीचे चढ़ना पड़ता है। और अभी नीचे तो हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जाना है। वो रास्ता आपको जो नज़र आ रहा है उस साइड पे हमें ऊपर चढ़ के जाना है। लेकिन जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल हरियाली से भरपूर। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ग्रीनरी के बीच में आकर आप एक तो आपका मन खुश हो जाएगा, दूसरी चीज़ एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बन जाता है। तो यहाँ आप कुछ अच्छे खासे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और फिर बाद में जो एक खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आता है, ये एक तरह का कच्चा रास्ता है और काफ़ी पतला है। एक साइड तो आपको खाई नज़र आएगी और दूसरी साइड माउंटेन। और ये चढ़ाई वाला रास्ता काफ़ी थका देने वाला है, तो एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें। ट्रैक करते हुए हमें यहाँ एक बोर्ड मिला है जिस पे लिखा है चॉय झरना, जो कि उधर की साइड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चॉय वाटरफॉल भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। चॉय वाटरफॉल के ट्रैक से दूसरी साइड देखें तो कुछ खेत नज़र आते हैं, और ये खेत नॉर्मल वाले नहीं, सीढ़ीदार खेत हैं। और कुछ घर भी बने हुए हैं जो लोग यहाँ खेती करते हैं। तो फाइनली अब हम चॉय वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ से झरना दूर है लेकिन दिखाई दे रहा है। तो वाटरफॉल के अब करीब जाते जा रहे हैं हम, लेकिन रास्ते में ये काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आई है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये ट्रेल काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा है, और जैसे जैसे वाटरफॉल के पास जाते जा रहे हैं और अच्छा लगता जा रहा है। काफ़ी अच्छा अनुभव है। कुछ लोग और हैं यहाँ पर वाटरफॉल के पास में, लेकिन ये ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं मिलेगी, पर अच्छी जगह है। तो अब हम चॉय वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हैं। चॉय वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, बहुत हाइट है इसकी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो फ्लो रेट है वो काफ़ी कम है, पानी कम आ रहा है। लेकिन ये जो चट्टानें यहाँ पर नज़र आ रही है उनका शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा आता है। हालांकि अभी ये अक्टूबर का महीना है तो यहाँ ज़्यादा फ्लो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वाटरफॉल काफ़ी अच्छा है। चॉय वाटरफॉल के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। इस वजह से यहाँ पे आप गंदगी ना फैलाएं, और जो भी प्लास्टिक वगैरह है उसको यहाँ से दूर ही फेंकें, यहाँ ना फेंकें, क्योंकि धार्मिक मान्यता वाली ये प्लेस है। चॉय वाटरफॉल पहुँचने के लिए आपको लगभग 40 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है, और ये रास्ता लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। हमें नीचे बोला गया था कि आधा घंटा लगेगा, तो लगभग उसी के आसपास है कि 40 मिनट लगता है। और रास्ता थोड़ा कच्चा है, कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं आपको चढ़ाई है, हर तरह का ट्रैक आपको इसमें मिलेगा।
तो अब तीर्थन वैली के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम चल रहे हैं रोपा नामक गांव की तरफ, जहां से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ट्रैक शुरू होता है। रोपा एक छोटा सा गांव है जिसका डिस्टेंस गोशैनी से लगभग 2 किलोमीटर का है, जिसे आप बाय वॉक या फिर किसी व्हीकल की सहायता से पार कर सकते हैं। लेकिन ये रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक कच्चा रास्ता है। तो अब हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एंट्री साइट पर पहुंच चुके हैं। ये स्थान रोपा नामक गांव में स्थित है। यहाँ से ऊपर की ओर हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना होता है, जहाँ से ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। और जब 6 किलोमीटर का हम ट्रैक करेंगे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का गेट आता है, एंट्री गेट। और उसके बाद हम और ट्रैक करते हुए आगे जाते हैं। थोड़े बहुत वाटरफॉल टाइप का नज़र आता है, एक रिवर नज़र आती है और वहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। एक तरह की कैंपिंग साइट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में प्रवेश करने के लिए हमें एंट्री परमिट की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस स्थान पर हम अपना व्हीकल पार्क करते हैं वहाँ तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आप 6 किलोमीटर पार करके मेन गेट तक पहुँचेंगे वहाँ पर आपको परमिट दिखाना पड़ता है। उस परमिट के बिना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और इसका एंट्री टिकट मिलता है शमशी और साई रोपा नामक स्थान से, जहाँ पर इनके ऑफिसेस हैं। और वहाँ से एंट्री टिकट कलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आना होता है। अगर साई रोपा फॉरेस्ट ऑफिस की लोकेशन की बात करें तो ये बंजार से गौसानी आने वाले रास्ते के बीच में पड़ता है, जहाँ से आप अपना एंट्री टिकट भी ले सकते हैं और उस गार्डन को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ जानवरों का सोच के जा रहे हैं कि जानवर हमें देखने मिलेंगे, तो जानवर इतनी आसानी से नज़र नहीं आते। मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि जानवर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि रास्ता पैदल वाला है। अगर कोई खतरनाक या किसी तरह का भी जानवर होता तो पैदल शायद नहीं जाने दिया जाता। तो पैदल मार्ग में आपको किसी तरह का ऐसे जानवर नज़र नहीं आएंगे। बाई चांस कुछ नज़र आ जाए वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ आपको जानवर नज़र नहीं आते। वो एक तरह का सिर्फ ट्रैक एंड ट्रायल है कि कुछ ट्रैक अच्छे हैं, कुछ खड़ी चढ़ाई वाले हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरह के ट्रैक्स आपको मिलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर कुल मिला के एक चीज़ है कि आप ऊपर जाके कैंपिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट के बीच में रुक सकते हैं, नदी किनारे बैठ सकते हैं। पर मेनली उस ऊपर जाने का कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। आप नेचुरल ब्यूटी का यहाँ पर भी आनंद ले सकते हैं और वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, अदरवाइज़ ऐसी मस्ट टू विजिट वाली प्लेस वो नहीं है। तीर्थन वैली में 2 और प्रमुख स्थान हैं जिन्हें आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो चैनी कोठी और दूसरा है श्रृंग ऋषि टेम्पल। चैनी कोठी एक पुरानी बिल्डिंग टाइप की है जिसे आप बाहर से देख सकते हैं। इसमें आपको पुराना आर्किटेक्चर नज़र आएगा। और इन स्थानों की अगर लोकेशन की बात करें तो इन स्थानों का एक अलग रास्ता है, एक सेपरेट रास्ता इनका फटता है। जब हम जीभी से गोशैनी जाते हैं तो जीभी से लगभग 4 किलोमीटर पार करने के बाद एक रास्ता फटता है जो कि जाता है चैनी कोठी और श्रृंग ऋषि टेम्पल के लिए। तो अगर आप चाहें तो इन स्थानों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करें कि तीर्थन जीभी आपको कब घूमने आना चाहिए, बेस्ट सीज़न आपके लिए कौन सा रहेगा, तो साल भर में आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, स्पेशली मॉनसून सीज़न को छोड़कर, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बारिश के अलावा आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। और अब बात करें कि तीर्थन जीभी के इस टूर के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 2 से 3 दिन सफिशिएंट रहेंगे, जिसमें कि आप सभी स्थानों को आराम से घूम सकते हैं। तो अब जीभी में रात्रि हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट व्यू जीभी तीर्थन वैली का। आप हमारे पीछे देखेंगे तो आपको कई सारी लाइट्स नजर आएंगी और ये सारी लाइट्स घर हैं और ये सारे घर इस तीर्थन वैली में बने हुए हैं। जब रात को हम इस नज़ारे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे हों। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप जीभी तीर्थन घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और बहुत आरामदायक हो सकता है, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। और हमने भी इसी फ़ायदे को देखते हुए एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ। अगर आप भी चाहें तो इनके साथ ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये है
हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।